हेलो, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी लोगों को सुप्रभात, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अगर आप लोग अभी भी सोए हुए हैं तो जल्दी जल्दी उठिए। आज हम लोग एमसीक्यू नहीं करेंगे। आई थिंक अब तक आप लोग बोर हो गए होंगे कि जब भी मैम का कोई वीडियो आता है तो ये जब देखो तब एमसीक्यू लेके आ जाती हैं। खैर मुझे लगता है कि वो बड़ा सॉलिड तरीका है हमारी तैयारी को और ज़्यादा इन्हांस करने का। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये भी आपकी तैयारी को बहुत मतलब इन्हांस ही करेगा, आपकी तैयारी और बेहतर होगी। यहाँ पर हम लोग कुछ आज डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि परिसज्जा के बारे में, कि वस्त्रों पे जो तमाम तरह की यांत्रिक और रासायनिक सब परिसज्जाएँ की जाती हैं, उन्हीं सब परिसज्जाओं के बारे में आज हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग में आपका एक विचार है कि अपनी परिकल्पनाओं को पोषित करिए, उन्हें आकार देने की कोशिश करिए, अवश्य एक दिन वो सच होती दिखेंगी। ये बात बिल्कुल सही है और ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव रहा है। और मैं हमेशा से आपको कहती भी हूँ कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसको अपने माइंड में रखिए। अगर आप अपने चेतन मन में नहीं रखते हैं तो अवचेतन मन में तो ज़रूर ही रखिए। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है तो उसमें तो ज़रूर ही रखिए कि ये चीज़ मुझे करनी है और ये चीज़ मैं करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा, ठीक है। क्योंकि जब आप वो चीज़ सोचेंगे तो उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ेगी। तो जिस तरीके से आप उसको करना चाहते हैं अपना तरीका भी सोचिए। सिर्फ वही मत सोचिए कि हाँ मुझे ये करना है। कैसे करेंगे, कब करेंगे, उसको करिए और डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ अपने एफर्ट्स भी डालते जाइए। तो डेफिनेटली आप जो करना चाह रहे हैं वो एक दिन ज़रूर से ज़रूर सच होगा। ये बात आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं फटाफट हम लोग। तो देखिए परिसज्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिक परिसज्जा के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बीटलिंग है, शेयरिंग है, कैलेंडरिंग है, नैपिंग है या स्टिफनिंग एंड फिलिंग है। यांत्रिक परिसज्जा का मतलब क्या होता है? इसमें कोई केमिकल या आप कह सकते हो कि किसी भी ऐसे रासायनिक मतलब कोई भी रसायन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, रोलर्स होते हैं या बेलन्स होते हैं, उसके थ्रू मतलब कपड़े को परिसज्जित किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, इसमें खाली मशीन्स होती हैं, आप ये समझो, ठीक है। इसके बाद तो कैलेंडरिंग में यांत्रिक परिसज्जा में ये हो गई आपकी। आगे भी है, सिरेइंग है, इसके बाद वेइंग परिसज्जा है, एम्बॉसिंग है, सेंफोराइजिंग है, ग्लेजिंग है, मॉयरिंग है, सिंजिंग है, ठीक है। ये हमारी परिसज्जा हो गई यांत्रिक परिसज्जा। आगे है कुछ रासायनिक परिसज्जा। रासायनिक परिसज्जा का मतलब क्या है कि कपड़ों को परिसज्जित करने के लिए यानी कि कपड़ों पे फिनिशिंग देने के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम लोग कपड़े को फिनिशिंग देते हैं। उसमें आपका एक सेकेंड, हाँ ठीक है। पहला आपका हो गया मर्सराइजेशन, फिर आपका क्रीज रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, फ्लेम रेजिस्टेंस, कार्बोनाइजिंग, ब्लीचिंग, स्कॉच गार्ड, एंटी स्टैटिक, एंटी स्नैक, साइजिंग और एंटी सेप्टिक, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर नाम था, एक लिस्ट थी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग फटाफट जो है डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब यहाँ पर देखिए, मैं आपको पूरे 4 पैराग्राफ का कुछ नहीं लेकर के आई हूँ। जैसा है अभी आपको दिखेगा ही, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से लेके आई हूँ कि आपको बस जहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली जो हमारी परिसज्जा है वो कौन सी परिसज्जा है, एक सेकेंड। सबसे पहली परिसज्जा है आपकी एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक जो परिसज्जा होती है वो जीवाणु की वृद्धि रोकने हेतु जो है एंटीसेप्टिक परिसज्जा की जाती है। मतलब ऐसे कपड़े जिनको जीवाणु की वृद्धि रोकने हेतु किया जाएगा, उस पर क्या करते हैं लोग, जिरकोनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे आपके हॉस्पिटल की पट्टी हो गई, चाहे आपके हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल में जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं, पीपीटी वगैरह पीपीटी कह रही हूँ, वो कौन सी किट पहनते थे लोग कोरोना में, याद नहीं आ रहा मुझे, पीपीई किट ही होती थी शायद, याद नहीं आ रहा। तो उन सब चीज़ों पे परत चढ़ा दी जाती थी। ये आपकी एंटी सेप्टिक परिसज्जा हो गई। फिर है आपका फ्लेम रेजिस्टेंस। तो फ्लेम रेजिस्टेंस में क्या होता है, अमोनिया सल्फेट की परत चढ़ा दी जाती है। आप ये कह सकते हो कि जो लोग फायर वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड वाले में, जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं तो उनके कपड़ों पे क्या होता है, अमोनिया सल्फेट की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उनका जो वस्त्र है वो फ्लेम रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि अग्नि रोधी हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी परिसज्जा है क्रेबिंग। तो क्रेबिंग परिसज्जा देखिए ऊन के लिए फेमस है, ये ऊन पे की जाती है। और इस परिसज्जा में क्या होता है कि ऊनी वस्त्रों को खींच करके सेट कर दिया जाता है। इनको खींच करके सेट कर देने से क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र है वो कभी भी मतलब उसमें वो किसी भी साइज मतलब उसका साइज़ नहीं खराब होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी तरफ से वो लटक जा रहा है या किसी भी तरफ से खिंच जा रहा है, वो सब चीज़ें इनमें से
मतलब ये सब जो दोष हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। तो क्रेबिंग परिसज्जा आपकी ऊन पे की जाती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा सीरीन राइजिंग परिसज्जा। एक सेकेंड आप लोग रुकिए ज़रा। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से करते हैं। हाँ, सीरीन राइजिंग परिसज्जा होती है। तो सीरीन राइजिंग परिसज्जा में ये होता है कि इसमें जो वस्त्र के कुछ सतही दोष होते हैं उनको छुपा दिया जाता है, और उनको छुपा करके उनमें कुछ मतलब आप कह सकते हो कि उनको छुपा दिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है कि मतलब कुछ इतना उसको अट्रैक्टिव बना दिया जाता है उसको छुपा करके, जिससे ग्राहकों को क्या किया जा सके, लुभाया जा सके। उनको कपड़ा उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उनको इस तरीके से उनके दोषों को छुपा दिया जाएगा कि हम कस्टमर्स जो है देख करके उनको लगेगा कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिसज्जा को हम लोग सीरीन राइजिंग परिसज्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है मोयरिंग। मोयरिंग से क्वेश्चन भी आया था पिछली बार पीजीटी में 2021 का। तो मोयरिंग में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, जल इसमें जो है वस्त्र एकदम चमकता हुआ, और इसमें डिज़ाइन जो होती है वो जल की लहरों के समान डिज़ाइन होती है, और नक्काशी वगैरह भी थोड़ी बहुत की जाती है। ठीक है, लोग बताते हैं ऐसे, बताते हैं कि आपने देखा भी होगा ऐसे लहरदार टाइप, नहीं ये तो लहरदार नहीं है, मतलब लहरदार टाइप इस तरीके से डिज़ाइन रहती है इसमें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, अच्छा एक जो ये है कि आपकी जो एसीटेट पर मोयरिंग परिसज्जा की जाती है वो अस्थाई परिसज्जा होती है। ठीक है, क्या होती है, अस्थाई होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस परिसज्जा में मोयरिंग में हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जल की लहरों के समान डिज़ाइन होता है इस पर, और एसीटेट पर जो मोयरिंग परिसज्जा की जाती है वो कैसी होती है, परमानेंट होती है। ठीक है, और एक जगह और कोई की जाती है वो शायद अस्थाई होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ फिलहाल चलो आप यही याद रखो कि जो है एसीटेट वाली पे जो की जाती है वो अस्थाई होती है। नेक्स्ट है एंटी स्टैटिक परिसज्जा। तो एंटी स्टैटिक परिसज्जा कैसी होती है, ये आपको धूल गंदगी से बचाती है, मतलब कपड़ों में जल्दी धूल गंदगी नहीं लग पाती। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है नॉन स्लिपिंग परिसज्जा। तो नॉन स्लिपिंग परिसज्जा इसलिए की जाती है कि कपड़ा अगर बिल्कुल भी स्लिपी रहेगा, बार बार स्लिप कर जाएगा, तो वो पहनने लायक रहेगा नहीं रहेगा। इस वजह से खुरदरी सतह लाने के लिए जो है इस पर सिलिका जेल की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे कपड़ा क्या होता है, नॉन स्लिपिंग हो जाता है, मतलब स्लिप नहीं करता, थोड़ा सा उसका टेक्सचर रफ हो जाता है। फिर है आपका अमोनिएटिंग। तो अमोनिएटिंग परिसज्जा जो होती है वो कपड़े में मजबूती, चमक और आरामदायक, प्लस जो आपका ये घर्षण यानी कि घिसावट प्रतिरोधकता का गुण उत्पन्न करने के लिए ये वाली परिसज्जा आपकी करी जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी परिसज्जा। नेक्स्ट है बीटलिंग। तो बीटलिंग की परिसज्जा में क्या होता है, वस्त्रों की एक तरीके से जब उनको बुन करके उतारा जाता है तो उसमें कई सारी गांठें, कई सारे छोटे मोटे धागा, ये सब चीज़ें उसमें लटके रहते हैं। तो उनको करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी कुटाई कर दी जाती है। ठीक है, तो उसकी कुटाई करने के बाद वस्त्र क्या होता है, एकदम समान तरह का हो, समान सतह का हो जाता है, कोमलता आ जाती है, और ये स्पेशली लिनन के फाइबर पे किया जाता है, आई मीन लिनन के फैब्रिक पे। नेक्स्ट है शेयरिंग परिसज्जा। तो शेयरिंग में क्या होता है कि इसमें रोएं को काट दिया जाता है, मतलब रोएं जो वस्त्रों में होते हैं, वस्त्रों मतलब वही कपड़े में जब कपड़ा बनाया जाता है बुन करके, तो उसमें क्या होता है, पूरे रोएं को काट दिया जाता है। तो इससे भी आप कह सकते हो कि कपड़े को एक समान टेक्सचर मिल जाता है, मतलब उसकी जो सतह वो समान हो जाती है, छोटे मोटे जो छोटे बड़े रोएं होते हैं उनको काट करके बराबर कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेंटरिंग। टेंटरिंग सब लोग जानते हैं कि इसमें वस्त्र को सुखाने और सीधा करने की प्रक्रिया एक साथ ही करी जाती है, और इसमें कपड़े की जो चौड़ाई होती है उसको अच्छे से पूरा सेट कर दिया जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जिससे कपड़ा का क्या है, आप कह सकते हो कि उसकी अर्ज और कपड़े की लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाती हैं। फिर है हाइड्रोफिलिक परिसज्जा। तो हाइड्रोफिलिक परिसज्जा में क्या किया जाता है, जो संश्लेषित वस्त्र होते हैं, संश्लेषित मतलब आप कह सकते हो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं, एक सेकेंड, तो उसमें क्या किया जाता है कि वस्त्र में पानी सोखने व नमी की क्षमता उत्पन्न करने के लिए जो है हाइड्रोफिलिक फिनिशिंग उस पर कर दी जाती है। नेक्स्ट है एंटी फाइलिंग परिसज्जा। तो एंटी फाइलिंग परिसज्जा किसके लिए होती है, घर्षण प्रतिरोधक होती है ये, और वस्त्र की सतह से रोएं काट दिए जाते हैं। तो इससे क्या, जो आपने देखा होगा ना कि कपड़ों पे कभी कभी पिल्स निकल आते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं, रोएं निकल आते हैं कपड़ों पे। तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, अगर उस तरह का कपड़े में कुछ हो गया है, प्लस उसमें घर्षण प्रतिरोधकता हमें अगर उत्पन्न करनी है कपड़े में, तो एंटी फाइलिंग परिसज्जा हम लोग कर देते हैं। फिर आपका स्टिफनिंग एंड फिलिंग, यहाँ पर फुलिंग हो गया है गलती से।
तो स्टेफनिंग एंड फिलिंग की परिचर्या करी जाती है। ये स्पेशली पॉलीमाइड्स और पॉलिएस्टर के वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए की जाती है, ठीक है। और रचना संबंधी दोषों को छुपाना, जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या होता है, कोई कुछ उनमें जब उसको बुना गया तो उसकी बुनाई मान लीजिए हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो, तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए जो है स्टिफनिंग और फुलिंग की परिचर्या करी जाती है, ताकि वस्त्र अच्छे से कड़ा हो जाए, स्टिफ हो जाए और दिखने में भी अच्छा हो जाए, यूज़ करने में भी अच्छा हो जाए। फिर है सेंफोराइजिंग। तो सेंफोराइजिंग जो ये आपकी एक परिचर्या भी है, प्लस एक ये परिचर्या से ज़्यादा ये एक ट्रेडमार्क है। ये क्या है आपका, ये एक ट्रेडमार्क है। क्या है, ट्रेडमार्क है ये, ठीक है। कि जिस कपड़े पर भी ये सेंफोराइजिंग का ट्रेडमार्क लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि कपड़ा जो क्या है वो सिकुड़न अवरोधक है, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, श्रिंक रेजिस्टेंस है वो, कि सिकुड़ नहीं सकता है वो कपड़ा, ठीक है। और ये जो सेंफोराइजिंग की परिचर्या की जाती है, ये पामर मशीन में प्रक्रिया की जाती है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सेंफोराइजिंग की प्रक्रिया किस मशीन में की जाती है, तो पामर मशीन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेजिंग परिचर्या। तो रेजिंग परिचर्या में क्या होता है कि तीखे दांत वाले रोलर्स लगे होते हैं, और इन रोलर्स से क्या होता है कि रोएं उठाए जाते हैं। रोएं उठाने के बाद क्या किया जाता है, और रोएं क्यों उठाए जाते हैं, ताकि वस्त्र की जो सतह है वो मुलायम हो जाए और गर्मपन लाने के लिए किया जाता है। आप सोचो किसी कपड़े में जैसे आपका वेलवेट होता है, तो उसमें छोटे छोटे रोएं उठ जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, छूने में भी वो कितना सामान और कितना मुलायम फील होता है, और उसमें अगर आप उसको ठंडी में पहनो तो थोड़ा गर्माहट का भी एहसास देता है, ठीक है। तो रेजिंग परिचर्या ये होती है आपकी। फिर हमारी सिंजिंग परिचर्या। तो सिंजिंग परिचर्या में क्या होता है, सतह पर जो रोएं होते हैं उनको क्या किया जाता है, झुलसा दिया जाता है। झुलसा करके कपड़े को उसको भी स्मूथ टेक्सचर के लिए किया जाता है, सिंजिंग परिचर्या। और ये परिचर्या आपकी ऊन और रेशम पर नहीं की जाती, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अभी नेक्स्ट हमारा है साइजिंग। साइजिंग परिचर्या में क्या किया जाता है कि कपास को अम्ल में भिगोया जाता है, जिससे धागे फूल करके चमकदार व कड़े हो जाते हैं। समझ गए आप, इसमें सिंबल क्या है कि अम्ल में भिगो दिया जाएगा और कपड़े, मतलब कपड़े कह रही हूँ, धागा जो होगा वो फूल करके एकदम चमकदार और कड़ा हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है स्काउरिंग। तो स्काउरिंग सभी को पता है कि जो क्या किया जाता है, इसमें प्राकृतिक मोम या फिर अशुद्धियाँ लगी होती हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जब कपड़े को उतारा जाता है करघे से, तो उसको क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कपड़े को उबाल देते हैं, जिससे कपड़े की जितनी भी गंदगी होती है या जो भी उसमें अनडिजायरेबल मटेरियल्स होते हैं वो सारे उसमें से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा, अच्छा एक चीज़ दो मुझे फिनिशिंग और मिली, इसको मैं आपको बता दूं। देखिए पार्चमेंटीकरण, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पार्टमेंटाइजेशन बोल सकते हो आप, या पार्चमेंटीकरण। इसमें देखिए अरगंडी के कपड़े के बारे में दिया गया है। होता क्या, अरगंडी का कपड़ा सबने देखा होगा, वो कितना कड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसकी बुनावट कितनी जाली टाइप की होती है, मतलब उसकी बुनाई बिल्कुल डेंस नहीं होती, बहुत ही थिन होती है, और वो कपड़ा भी बड़ा थिन होता है। इसका फ्लावर बनता है, कुछ डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा बनते हैं इसके। इसमें होता क्या है कि वो इतना, देखिए लिखा हुआ कि यह पारदर्शी भी है और धोने के उपरांत भी इसका कड़ापन बना रहता है, आप धुल देंगे तब भी वो कड़ा कड़ा रहता है बिल्कुल। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्चमेंटीकरण परिचर्या के कारण ऐसा होता है, जो वस्त्रों को अस्थायी कड़ापन देता है। इसी कारण अरगंडी साड़ी को स्टार्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये टर्म याद रखना है कि पार्चमेंटीकरण किस कपड़े पे किया जाता है, अरगंडी के कपड़े पे किया जाता है, ठीक है, बस 1 नंबर की बात है। फिर एक और कपड़ा, मतलब एक और फिनिशिंग है आपकी, वॉश एंड वियर। तो वॉश एंड वियर में क्या होता है कि सूती वस्त्र के उपयोग से, आपको पता है, मतलब जब सूती वस्त्र हम लोग उपयोग करते हैं तो बुरी तरीके से मुस हो जाते हैं। तो वॉश एंड वियर परिचर्या के कारण वस्त्रों की देख रेख बिल्कुल आसान हो जाती है, और बार बार उन्हें इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और सलवटें भी कम पड़ती हैं। ये परिचर्या भी अस्थायी है, और इसके लिए रेजिन नुमा रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इससे आपको ये पता चल गया कि ये वॉश एंड वियर एक रासायनिक परिचर्या है। इसके बाद इसको किस पे किया जाता है, सूती कपड़ों पे किया जाता है, और रेजिन नुमा रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, और इस ऐसे वॉश एंड वियर वस्त्रों पे जो है सलवटें भी नहीं पड़ती हैं। फिर अब दूसरा आ गया आपका ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग परिचर्या में क्या किया जाता है, चमक, वस्त्रों पे चमक उत्पन्न करने के लिए ग्लेजिंग परिचर्या करी जाती है। फिर हमारा दूसरा है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग सभी को पता है, जो आपकी कैलेंडरिंग होती है वो स्थायी प्रेस है, और इससे भी क्या होता है, कपड़े में बिल्कुल चिकनी और चमकदार सतह के लिए किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, कैलेंडरिंग द्वारा 1 मिनट में 140 मीटर कपड़े को हम जो है प्रेस, और मतलब प्रेस क्या, स्थायी प्रेस दे सकते हैं या उसको चिकना बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन सभी को पता है, सूती वस्त्रों में क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के घोल में भिगो दिया जाता है, और उसको बढ़िया चमक, मजबूती और अवशोषकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूती वस्त्रों पे किया जाता है, और सूती वस्त्रों में अगर डाइंग परिचर्या, मतलब हमें डाई करना है कपड़े को, तब ये परिचर्या जरूर की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये चमक, मजबूती और अवशोषकता बढ़ा देता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग लाने के लिए भी क्या किया जाता है, ब्लीचिंग सफेदी लाने के लिए किया जाता है। सफेदी लाने हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं तनु हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्लीच में, मतलब घोल में ब्लीच करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और
आपका जो मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके घोल में ब्लीच करते हैं और उससे ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है। फिर आपका सिरेइंग परसज्जा। तो सिरेइंग परसज्जा जो होती है, जब वस्त्र पे बहुत एक्स्ट्रा ग्लॉसी बनाना होता है, उसको बनाना होता है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा चमक लानी होती है, तब ये किया जाता है। और किस पे किया जाता है? टाफ्टा और रेयॉन के वस्त्रों पर अधिक चमक उत्पन्न करनी होती है, इसलिए ये उन पर भी किया जाता है। और बाकी किसी भी वस्त्र पे अगर उसको बहुत अधिक उसको चमकदार बनाना है तो ये सिरेइंग परसज्जा आपकी करी जाती है। नेक्स्ट है एंटी स्नैग परसज्जा। तो एंटी स्नैग परसज्जा जो आपके निटिंग क्लॉथ्स होते हैं, मतलब जो निटिंग विधि से बनाए जाते हैं, उनसे बने जो वस्त्र होते हैं उनको उधड़ने से, मतलब उनकी निटिंग खुलने से बचाने के लिए आपकी एंटी स्नैग परसज्जा करी जाती है। फिर आपका क्रेपिंग परसज्जा। तो क्रेपिंग परसज्जा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। क्रेपिंग परसज्जा कैसी है? आपकी यांत्रिक और रासायनिक दोनों, मतलब दोनों विधियों से दी जाती है। देखिए, यांत्रिक विधि में क्या किया जाता है? रोलर द्वारा नियमित अंतराल पर सिकुड़न सी डालते हैं, यह अस्थायी होती है। मतलब मैंने क्या बताया, यांत्रिक परिचर्या में हम रोलर्स का, मशीन का, बेलेंस का, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कपड़ों पे फिनिशिंग करते हैं। तो यांत्रिक परिचर्या में ये होता है कि रोलर्स होते हैं और उनमें कपड़े के एक फिक्स इंटरवल पे, मतलब एक फिक्स इंटरवल पे, मतलब फिक्स अंतराल पे जो है एक सिकुड़न सी डालते हैं, सिकुड़ जाता है कपड़ा, ठीक है। तो और जब ये सिकुड़न डाली जाती है तो वो अस्थायी होती है। लेकिन रेशमी वस्त्रों पर क्या किया जाता है? इसको H2SO4 से बनाया जाता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है स्कॉच गार्ड। स्कॉच गार्ड परिचर्या ऐसी होती है आपकी कि धूल मिट्टी आदि ये सब चीज़ें वस्त्र पे जल्दी नहीं चिपकती हैं, ठीक है। तो स्कॉच गार्ड आपको याद रखना है। फिर है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग क्या किया जाता है? ऊन पे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है, और किसके द्वारा? H2SO4 के द्वारा, ठीक है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। फिर आपका है वेइंग परसज्जा। तो वेइंग परसज्जा का मतलब वजन बढ़ाना, ठीक है। तो वजन बढ़ाने में क्या, कभी कभी जो रेशम होता है आपको बहुत बहुत हल्का होता है, ठीक है। होता तो बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरी होता है, लेकिन उस पर कभी कभी थोड़ा सा वजन बढ़ाने की उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इतना थिन रहता है वो, कि इतना हल्का कि पहनने से डर लगता है कि कहीं फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उसमें क्या किया जाता है? रेशम में जो है आपके कुछ धात्विक लवण भर करके, मतलब आप कह सकते हो उसके साथ उसके एक लेप तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे आपके मेटेलिक आयंस रहेंगे जिसको भर करके उसका वजन बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, आई थिंक नेक्स्ट एंड लास्ट है ये। तो इम्बॉसिंग परिसज्जा सभी को पता है। इम्बॉसिंग परिसज्जा भी आपकी जो है वो रासायनिक और यांत्रिक है। आपको दो परिसज्जा याद रखनी है। एक तो आपकी जो क्रेपिंग है, क्या है, जो आपकी क्रेपिंग परिसज्जा है, और आपकी जो ये इम्बॉसिंग परिसज्जा है, ये दोनों आपकी बोथ में आएंगी, मतलब केमिकल में भी और मैकेनिकल में भी, ठीक है। तो इसमें इम्बॉसिंग में क्या किया जाता है? उसकी आकृति और आकृति उभार करके डिज़ाइन बनाया जाता है। आप लोगों ने बचपन में इम्बॉस पेंटिंग करी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि ब्लैक कलर की पूरी शीट रहती थी और उस पर उभरा उभरा वाइट वाइट डिज़ाइन रहता था, फिर हम लोग उसी में कलर भरते थे, है ना। तो सेम उसी तरीके से कपड़ों पे भी किया जाता है। इसका कपड़ा वैसे तो जो सूट या साड़ी कुछ भी अगर आप पहनते हैं इम्बॉसिंग वाला, तो बड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ भाई ये डिज़ाइन है, या आप कह सकते हो कि एक है तो हम लोग पहनते हैं भाई। तो अब हमारी इतनी फिनिशिंग थी, ख़त्म हो गई सारी, सॉरी। तो फिनिशिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आगे हम लोग जो है कुछ और भी मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, वन लाइनर, आप लोग बताना ये हेल्पफुल है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी हेल्पफुल है, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से आराम से फटाफट वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, क्या कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैसे आपको सही लगे। या वीडियो भी अगर आप लोग 1 या 2 बार देख लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बंद करेंगे। एक चीज़ मुझे याद आ गई, वो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बताना है मुझे, देखिए 1 सेकेंड। ये जो आपका मर्सराइजेशन परिसज्जा होती है, ये मर्सराइजेशन मतलब मर्सराइजेशन प्रक्रिया है ये भाई, ये प्रक्रिया ही है। इसका नाम जो पड़ा है मर्सराइजेशन, ये इंग्लिश कैलिको प्रिंटर जॉन मर्मट के नाम पर पड़ा है। मतलब कैलिको प्रिंटर थे, उनका नाम था जॉन मर्मट, तो मर्मट से ही आपका मर्सराइजेशन बना हुआ, ठीक है। मर्मट मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ, मर्मट ऐसे ही तो लिखेंगे, हाँ मर्मट। कौन थे? जॉन मर्मट थे आपके हिंदी में, ठीक है। चलो, जॉन मर्मट थे जिनके नाम पर मर्सराइजेशन पड़ा है, तो मर्मट से आप मर्सराइजिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बढ़िया अपना दिन एंजॉय करिए, सभी को गुड डे, और पढ़ाई करिए। बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं फिर ऐसे ना वन लाइनर वाले मतलब कोशिश करूँगी वन लाइनर वाले क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको फटाफट करा दूँ। तो चलिए अब बाय बाय, आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।